Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the very important topic, proposal, acceptance and promisor. Okay, so which was very important element in contract. So today we'll discuss about these elements in detail. So let's start. पहले डिस्कस करते हैं प्रपोजल को. The word proposal has been defined in section 2A of the Contract Act. Okay? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है. स्टेट्स सेक्शन 2A states that when one person signifies another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or absistence, he is said to make a proposal. A proposal is also known as an offer. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में. When one person signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absistence, he is said to make a proposal. अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम को करने या ना करने की इच्छा जाहिर करता है और वो पर्सन जिसको ये इच्छा ऑफर कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे, प्रपोजल कहलाता है. ओके, द वर्ड प्रपोजल टर्म्ड एज अ ऑफर इन इंग्लिश लॉ, यानी कि इंग्लिश लॉ में इसको ऑफर भी कहा जाता है. ठीक है, एक ऑफर में कुछ फैक्ट होते हैं जो कि कंटेन होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. नंबर 1, एक ऑफर में लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि एक ऑफर में लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, ऑफर में सेकंड पॉइंट, ऑफर में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अटेंड करने की इंटेंशन भी होनी चाहिए. यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से कोई एक यदि टर्म्स और कंडीशंस को ब्रीच करता है तो पार्टीज को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अटेंड करने की इंटेंशन भी ऑफर में यानी कि प्रपोजल में होनी चाहिए. अब थर्ड पॉइंट है प्रपोजल या ऑफर सामने वाली पार्टी की सहमति लेने के लिए दिया गया है. ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई व्यक्ति कोई पर्सन किसी को प्रपोजल देता है तो वो इसलिए नहीं देता है कि बस दे दिया, वो इसलिए देता है ताकि सामने वाला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो प्रपोजल या ऑफर सामने वाली पार्टी की सहमति लेने के लिए दिया गया हो. ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ तो प्लीज़ आप इसको नोट करते जाइए. ठीक है, इसको नोट करते जाइए. नंबर 4, ऑफर की टर्म्स डेफिनेट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए. एटलीस्ट एक ऑफर डेफिनेट और सर्टेनिटी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. यानी कि एक ऑफर की टर्म्स जो हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो उसको ऑफर कर रहा है वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए. एटलीस्ट एक ऑफर जो है, नहीं तो कम से कम एक ऑफर में डेफिनिटी और जो सर्टेनिटी की कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए. जैसे कि मान लो मैं आपको ऑफर करती हूँ कि मैं ना आपको मानो मैं आपको एक ऑफ़र करती हूँ कि मैं आपको 100 रुपये में ये ऑयल आपको दे दूँगी. ठीक है, मैं आपको 100 रुपये में ये ऑयल दे दूँगी, लेकिन मैंने ये क्लियर आपको नहीं किया है कि मैं कौन सा ऑयल आपको देने वाली हूँ, मतलब किस टाइप का ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये मतलब मेरे को खुद नहीं पता. तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसको बिल्कुल क्लियर, डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो पार्टी के बीच जो ऑब्जेक्ट हो वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, फिफ्थ है कि इट मस्ट बी एड्रेस्ड आइदर टू द पब्लिक एट लार्ज और टू पर्टिकुलर पर्सन. यानी कि ये तो पब्लिक, या तो जो ऑफर होता है वो पूरी पब्लिक को भी ऑफर किया जा सकता है. ठीक है, एड्रेस किया जा सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को भी ऑफर दिया जा सकता है. ठीक है,
मतलब जो ऑफर है वो पब्लिक के लिए भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर पर्सन को भी दिया जा सकता है। नंबर 6 पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। मतलब ऑफर जो है डायरेक्ट ऑफरी को दिया जाना चाहिए। ऑफर से रिगार्डिंग कम्युनिकेशन डायरेक्ट ऑफरी के साथ होना चाहिए, ठीक है। एन इन्विटेशन फॉर ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए लीगल ऑफर। एक इन्विटेशन फॉर ऑफर जो होता है ना, वो लीगल ऑफर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो इन ऑर्डर दैट एन ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस कैन रिजल्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी दैट ऑफर शुड बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट एक केस लॉज भी है, हार्वे वर्सेस फेसी 1893। यानी कि ऑफर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्ट है ना, वो ये होना चाहिए कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में, है ना। एक्सेप्टेंस क्या होता है? Acceptance. According to the Section 2B of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। As per Section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. यानी कि किस पर्सन को ऑफर दिया गया है, यदि उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वो व्यक्ति जिसको कि ऑफर दिया गया है, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है, ठीक है। इन प्रपोजल नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि वन पर्सन अनदर पर्सन को अपनी इंटेंशन बताता है और दूसरा पर्सन अपनी इंटेंशन बताता है कि वह सामने वाले की इच्छा से मतलब जो भी उसने ऑफर किया है उस ऑफर को जो है एग्री कर रहा है, ठीक है। प्रपोजल जो है स्टैंड्स एक्सेप्टेड एंड अदर पर्सन एग्रीज टू डू एज सजेस्टेड और प्रपोज्ड। Thus, when the person before whom the proposal is made agrees to the proposal, he is said to have accepted it. इस प्रकार जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है यदि वह एग्री कर लेता है तो माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई को प्रपोजल देता है कि वह अपनी साइकिल को जो है 800 रुपीज़ में वाई को सेल कर देगा, ओके। और वाई एग्री करता है कि वो जो है एक्स की साइकिल को खरीद लेगा। वाई को जो है एक्स की साइकिल परचेज करने के लिए एग्री होना ही एक्सेप्टेंस है ना। मतलब कि एक्स ने उसको ऑफर किया कि आप मेरी साइकिल खरीद लो और वाई जो है एग्री कर जाता है उसकी साइकिल को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मेड बाय एक्स एंड द प्रपोजल मेड बाय एक्स इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब चलिए बात करते हैं प्रॉमिस के बारे में, है ना। व्हाट इज द प्रॉमिस? एज पर सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, ठीक है। सेक्शन 2B फर्दर स्पीक दैट ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाता है। अ प्रॉमिस इन लॉ इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल when the offer made by one to another is accepted by the other, it becomes a promise, which simply means that now it's binding on the both parties and now take the scope of an obligations for both parties. यानी कि मतलब जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, जिसका मतलब अब दोनों पार्टीज बाउंड हैं। जो टर्म्स और कंडीशंस वो बोथ पार्टीज़ पर बाइंडिंग है, ठीक है। जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो बोथ पार्टीज़ पर बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज़ पर लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, बोथ पार्टीज़ आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज प्रॉमिसर एंड व्हाट इज प्रॉमिस, हु इज प्रॉमिसर, हु इज प्रॉमिसी, है ना।
According to section 2C of the Act, the person making the proposal is called the promisor and the person accepting the proposal is called the promisee. ठीक है. Section 2C specifies करता है that the person making the proposal called promisor, यानी कि जो person proposal देता है वो promisor होता है and the person accepting the proposal called is promisee. ठीक है. और जो पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रॉमिसी कहा जाता है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए. ठीक है. यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 2 पार्टीज होना मस्ट है. इन केस रेसिप्रोकल प्रॉमिस ईच पार्टीज इज एट वंस द प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, मतलब दोनों ही पार्टी प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल ए बी को ऑफर करता है कि वो अपनी कार 20,000 रुपये में सेल कर देगा बी को. ठीक है. तो यहाँ ए प्रॉमिसर है ना, और उसी टाइम जो बी ए को प्रॉमिस करता है कि वो मतलब कि ए अपनी कार बी को 20,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाता है. ठीक है. तो ए क्या हुआ, ए प्रॉमिसर हुआ. ठीक है. और उसी टाइम पे जो है ए प्रॉमिसी भी है, क्योंकि यहाँ पे बी ए को प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है वो 20,000 रुपये में उसकी कार को खरीद लेगा. ठीक है ना. तो उसी टाइम पे बी ए को प्रॉमिस करता है कि वो ए की कार को 20,000 रुपये में खरीद लेगा. तो ए यहाँ पर प्रॉमिसी हो गया. ए प्रॉमिसर भी है, ए प्रॉमिसी भी है. तो एक पार्टी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों है. ठीक है. तो चलिए ये था मेरा आज का टॉपिक. प्लीज़ लेट मी नो, है ना, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक. सो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल अपलोड वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. It really very helpful for law students. So please keep watching my channel. Take care. Bye bye.